मुझे पर्सनली लगता है कि सीबीएसई वाले एफपीएस को देखकर पेपर बना रहे हैं। फंसना पक्का सीरीज का ऑरा ही अलग। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हाँ जी, टॉप करने के इरादे हैं क्या? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इस एक वीडियो को देख के तो मैं मानो ऐसा लगेगा कि अभी पेपर लिख दूं और अभी टॉप करके आ जाऊं। टॉपिक नंबर 1 से पहला ही क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछता है, क्वेश्चन किसी भी वर्ड्स में आए वहां पे आपको दिख जाए कि टू प्रोसेसेस एट वर्क क्या थे हमारी सोसाइटी में, उनको एक्सप्लेन करो, तो इसी आंसर को आपको लिख के आना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सोसाइटी में दो डेवलपमेंट, दो प्रोसेस, दो एक्टिविटीज कौन सी थी जो हो रही थी इस सोसाइटी में। तो आप दो लाइन यहां से याद रख लो। पहली, डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज, मतलब क्या? अब ब्राह्मणिकल आइडियाज को सोसाइटी में प्रमोट किया जा रहा था। डिसेमिनेट करना मतलब उसको स्प्रेड किया जा रहा था, तो इसी को एक्सप्लेन, ये हेडिंग हो गई आपकी। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन अपना देंगे कि अब जो पुराने टेक्स्ट हो रहा था, जो सांस्कृतिक लिटरेचर लिखा जा रहा था, उसको सिंपलर संस्कृत में लिखा जा रहा था। पहले का जो टेक्स्ट होता था, वेद वगैरह हमारे अर्लियर पीरियड के, उनको स्पेसिफिकली एक छोटे ग्रुप के लिए लिखा जाता था। बाकी जो विमेन हो गए, शूद्राज हो गए, लो क्लास के लोग हो गए, इनको अलाउंस नहीं होती थी इन टेक्स्ट को पढ़ने की। लेकिन अब जो पुराण वगैरह लिखे जा रहे हैं टेक्स्ट में, अब ऐसे ही लिखा जा रहा है कि और लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है। तो पहली चीज। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा आप लिख के आएंगे कि ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टिंग एंड रिवर्किंग, बाकी लोगों के, जो बाकी सोसाइटी के जो बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस थे, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा था। हमें एक इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। हमें इसका एग्जाम्पल आप लिख के आएंगे। 3 पॉइंट तो बनाना है ना 3 मार्क्स के लिए, तो तीसरा एग्जाम्पल आप लिख के आएंगे कि इसी चीज का, इन प्रोसेसेस का हमें क्लासिक एग्जाम्पल देखने को मिलता है पूरी उड़ीसा में। वहां पे जो 12th सेंचुरी में, अब देखो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि उड़ीसा में 12th सेंचुरी तक कौन से जो डाइटी थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर चुके थे। तो आप टिक लगा के आ जाना जगन्नाथ। जगन्नाथ का लिटरल मीनिंग अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो जगन्नाथ, जग के नाथ, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड में टिक लगा के आ जाना। और एमसीक्यू अगर पूछता है कि जगन्नाथ को किसके फॉर्म की तरह देखा जाता था, तो जगन्नाथ को विष्णु जी के फॉर्म की तरह देखा जा रहा था। तो ये एग्जांपल हमें दिखाता है कैसे अलग अलग जो कल्ट्स थे, अलग अलग जो ग्रुप्स थे, वो अब इंटीग्रेट हो रहे थे। अगला क्वेश्चन तांत्रिक प्रैक्टिसेस वाला बनेगा। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही तांत्रिक प्रैक्टिसेस क्या थी, कैसी चल रही थी, उनने किन को इन्फ्लुएंस किया, कैसे भी वर्ड्स में क्वेश्चन आए, अगर उसमें आपको तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर्ड्स दिख गया, मतलब आपका जो आंसर है वो यही कहीं से बन रहा होगा। तो जो की टर्म्स है वो याद कर लो, बाकी अपने वर्ड्स में लिख के आ जाना। तो की टर्म पहला क्या है कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो थी वो अब सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा प्रमोट की जा रही थी और बहुत ज्यादा चलने लग रही थी। अब इनमें हमें विमेन और मैन दोनों को ही एंट्रेंस देखने को मिलता है। जो डिफरेंसेस थे कास्ट सोसाइटी के, क्लास डिफरेंसेस थे, उनको इग्नोर किया जा रहा था। इसने एमसीक्यू में आ सकता है सबसे ज्यादा शैविज्म को और बुद्धिज्म को इन्फ्लुएंस किया। ये पॉइंट बना के आना आना आना। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, हो सकता है क्वेश्चन यही पॉइंट बन के आ जाए कि अलॉट ऑफ डाइवर्जेंट और बहुत अलग अलग जो पाथ सोसाइटी में पहले चल रहे थे, उनको फ्यूचर में हमने हिंदुइज्म बुलाना चालू कर दिया। तो जैसे ही ये क्वेश्चन दिखेगा, लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या लिख के आना है। तो अगर क्वेश्चन अलग वर्ड्स में आता है तो ये आपका पॉइंट बनेगा कि पहले के जो एकदम डाइवर्जेंट और डिस्पैरेट जो अलग अलग बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने उनको हिंदू बुलाना चालू कर दिया। क्वेश्चन आया है तो आप लिख के आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि पहले के जो हमें अलग अलग ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वैदिक और पुरानिक ट्रेडिशंस की बात कर ले, तो आज की डेट में हम दोनों को ही हिंदू की तरह देखते हैं कि भाई तो हिंदुइज्म का पार्ट है। लेकिन वैदिक पैंथियन जो था, मतलब वेद के जो चीफ डाइटीज थे, वो अग्नि, इंद्र और सोम थे। इसका एमसीक्यू आ सकता है। वैदिक पैंथियन मतलब वेद के चीफ डाइटी अग्नि, इंद्र एंड सोम है। लेकिन यही पुरानिक लिटरेचर में फ्यूचर में जाके बहुत मार्जिनल फिगर्स बन जाते हैं, इनका हमें रिप्रेजेंटेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता। सिमिलरली विष्णु जी और शिव जी हमें वैदिक मंत्र में तो देखने को मिलते हैं कुछ जगहों पे, लेकिन वैदिक जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल भी पुरानिक मिथोलॉजीज के डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता। तो जो अलग अलग चीजें सोसाइटी में चल रही थी, आज की डेट में हम सबको हिंदू बुला देते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ये एकदम अलग अलग देखने को मिल जाती है। इवन तांत्रिक प्रैक्टिस वाला भी पॉइंट लिख के आना कि कैसी अलग अलग चीजें थी जो आज की डेट में सब हिंदू बन गई। अब
क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन की तरह ज्यादा आता है, आपसे पूछेगा कि दो ब्रॉड कैटेगरीज हमें भक्ति ट्रेडिशंस की क्या देखने को मिलती है। तो यहां से एक फ्लो चार्ट बस याद रख सकते हो आप, एक फ्लो चार्ट बना लो, एक में लिख दो सगुन, एक में लिख दो निर्गुण। तो दो हेड्स क्या है हमारे पास, एक है सगुन भक्ति और दूसरी है निर्गुण भक्ति। एमसीक्यू में सगुन भक्ति को लिख के आना विथ एट्रीब्यूट्स, मतलब जब भगवान के कुछ फिजिकल फॉर्म बताया गया है, फीचर्स बताए गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं सगुन भक्ति। निर्गुण भक्ति मतलब विदाउट एट्रीब्यूट्स। तो विष्णु जी, उनके अवतार, शिव जी, गॉडेस, इन सब की जब वर्शिप हो रही है तो इनको हम सगुन भक्ति का पार्ट मानते हैं, जिसमें डाइटीज को अक्सर, ये वर्ड याद रख लो, एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स में दिखाया जाता है, मतलब इनको ह्यूमन फॉर्म्स में विजुअलाइज किया जा रहा होता है, इनके कुछ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिखाए जा रहे होते हैं। तो ये पॉइंट बनाना, ये पॉइंट बनाना, और निर्गुण भक्ति के बारे में लिख देना कि यहां पे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की वर्शिप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत इस चैप्टर का अभी तक का शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये है, जो आपसे पूछ रहा है अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स के बारे में। टाइम पीरियड जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में मेंशन्ड हो, आप लिख के आएंगे कि 6th सेंचुरी के बाद से हमें अल्वाज और नयानास के अर्ली भक्ति मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि डिफरेंशिएट करो इन लोगों में, आपको अल्वाज और नयानास की लैंग्वेज या फिर उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो जैसे ही अल्वाज और नयानास का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, मतलब समझ जाना कि सबसे पहला पॉइंटर है कि 6th सेंचुरी के बाद हमें अर्ली भक्ति मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेड बाय अल्वाज एंड नयानास। एमसीक्यू में टिक लगा के आना और आंसर में भी लिख के आना ये डिटेल की। अल्वाज का लिटरल मीनिंग है those who are immersed in the devotion of Vishnu, and नयानास का मीनिंग है leaders who are devotees of शिवा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये काम आएगा रिवाइज करने में, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते थे, तमिल में अपने जो हिम्स थे उनको गाया करते थे। अल्वाज और नयानास ने कुछ लोकेशंस को एज अबोर्ड्स ऑफ गॉड रेफर किया था कि भाई ये हमारा वो श्राइन है जहां पे हमारे जो डाइटी है वो रहते हैं, तो इसको बोलते हैं अबोर्ड्स ऑफ अबोर्ड्स ऑफ अपने डाइटीज को उन्होंने कुछ जगहों को एज रेफर किया था कि भाई ये हमारे अबोर्ड्स है डाइटीज के। कितनी बार रिपीट कर दिया, पर चलो ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स भी इन जगहों पे फ्यूचर में, जैसे ही अल्वाज और नयानास की पॉपुलैरिटी बनती गई, तो इनके जो श्राइन से छोटे छोटे अब वो बड़े बड़े टेम्पल्स में भी कन्वर्ट होने लग रहे थे। इनके लिए सिंग कॉम्पोजिशंस जो थे, जो हमारे पोएट सेंस थे अल्वाज के, नयानास के, ये अपने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस करते थे। वो कॉम्पोजिशंस को भी सोसाइटी में धीरे धीरे बहुत ज्यादा सेक्रेड माना जाने लग गया, एंड हेंस इनको हम बुलाते हैं पोएट सेंट्स। और इनके जो पोएट सेंट्स के कॉम्पोजिशन थे वो इनके टेम्पल्स वगैरह में भी गाए जाने लग गए। इन पोएट सेंट्स की इमेजेस को भी टेम्पल्स में रखा जाने लग गया। अब इस चीज को समझो, पीछे हमने 3 मार्क का क्वेश्चन था तो पीछे वाली डिटेल देखी, हो सकता है वही क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आ जाए, तो आप रुकेंगे नहीं, ये सारी डिटेल आप मेंशन करना चालू कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ इस डिटेल के बारे में पूछता है कि बताओ इन्होंने ब्राह्मण्स को कैसे चैलेंज किया अल्वाज और नयानास ने, तो पीछे वाला लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, तब आप लिखेंगे कि हमें देखने को मिलता है अल्वाज और नयानास ने ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस था उसको चैलेंज किया। एटलीस्ट इन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश करी। पहला पॉइंट बनाएंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखेंगे कि हमें ऐसे समझ में आता है कि पहला हेडिंग तो ये है कि इनके जो भक्त हैं वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, हेल फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से। एग्जैक्टली लिख के आ जाना हेल्ड फ्रॉम, और लिखना कि ब्राह्मण्स हो चाहे आर्टिजन्स हो, कल्टीवेटर्स हो चाहे अनटचेबल्स हो, इन सबको ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनाना कि इनका क्लेम ये था कि हमारे जो कॉम्पोजिशंस है दे आर एज इंपॉर्टेंट एज द वेद। तो ये दूसरा पॉइंट आप लिख के आएंगे। फिर इसी के नीचे पॉइंट बना के आना नलायरा दिव्य प्रबंधम का। ये क्या है? अल्वास की कॉम्पोजिशन की एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन को हम बोलते हैं। तो अल्वास की है नलायरा दिव्य प्रबंधम, एंड इसको ये लोग बोलते हैं कि तमिल वेद है हमारा, मतलब एज इंपॉर्टेंट एज वेद है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स को अपोज और चैलेंज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आप लिख के आएंगे और लिख के आना है कैसे इन्होंने ब्राह्मण्स को चैलेंज किया, उनके वेद के कंपैरिजन में अपने नलायरा दिव्य प्रबंधम को रख लिया। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, थोड़ी सी ट्रिकी डिटेल है, आप मुझे बताएंगे कि नलायरा दिव्य प्रबंधम का मीनिंग क्या होता है। एक बॉक्स में हमने पढ़ा था, अगर आपने हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी हुई है तो कमेंट में आप बताएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन विमेन के बारे में पूछेगा, और इस चैप्टर में एक नहीं मल्टीपल विमेन की हम बात करेंगे। पहला ही ऐसा चैप्टर है जहां पे हम इतनी सारी विमेन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
विमेन पोएट सेंट्स के बारे में बताओ। हो सकता है क्वेश्चन में सीधा नाम आ जाए कि इनके बारे में बताओ, या फिर आ जाए कैसे इन विमेन पोएट सेंट्स ने पैट्रियार्कल नॉर्म्स जो सोसाइटी के थे उनको चैलेंज किया, एक्सप्लेन करो, या फिर अंडल और कराइकल अमैया के बारे में बताओ। तो कैसे भी क्वेश्चन आता है, अगर विमेन पोएट सेंट्स के बारे में बात है तो आप लिखेंगे कि पहली चीज तो इंट्रोडक्शन ये है कि भक्ति ट्रेडिशन में हमें विमेन की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर आप लिखेंगे अंडल के बारे में, ये एक अलवार थी। अब अलवार्स का जब क्वेश्चन आता है ना तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अंडल का क्वेश्चन आएगा तब आप लिखेंगे, उनके क्वेश्चन में भी आप कंक्लूजन में अगर 3 मार्क का आ रहा है या फिर 8 मार्क का आ रहा है तो एक पॉइंट बना के भी आ सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि अंडल जैसी विमेन पोएट सेंट्स भी हमें अलवार्स में देखने को मिल जाती है, नयानास में हमें कराइकल अमैया देखने को मिलती है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसकी डिटेल्स थोड़ी फैली हुई है, आप सारी डिटेल्स को यूज कर सकते हो, आपको कभी भी इस चैप्टर से पॉइंट्स की कमी हो ही नहीं सकती। तो 8 मार्क का क्वेश्चन है, आराम से आप 10-12 पॉइंट्स बना के आ रहे होंगे। अंडल अलवार हैं, इनके कॉम्पोजिशन गाए जाते थे, गाए जाते हैं। शी इज अ बिलवेड ऑफ विष्णु। ऑब्वियसली अलवास क्या है, विष्णु जी वाले, वी आता है बीच में, ऐसे मैंने याद किया था, आप भी ऐसे याद रख ले, अलवास विष्णु जी, नयानास में वी नहीं आता, वो शिव जी। तो अंडाल क्या है, बिलवेड ऑफ द विष्णु, अपने विष्णु जी के लिए इन्होंने अपने कॉम्पोजिशंस किए। कराइकल अमैया जी कौन है, एक शिव जी की डिवोटी है, यानी कि एक नयानार पोएट सेंट्स है, सेंट है, सेंट्स बोल दिया मैंने। एंड इन्होंने, अब ये की पॉइंट है, याद रखेंगे, इन्होंने एसेटिसिज्म का पाथ चूज किया अपने गोल को अटेन करने के लिए। शिव जी की भक्ति में इन्होंने एक्सट्रीम एसेटिसिज्म किया, खुद की बॉडी को स्ट्रगल्स फेस कराए। एंड इनके जो कॉम्पोजिशंस थे वो नयानार ट्रेडिशन में प्रिजर्व किए जाते हैं। इन्होंने अपने सोशल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं कि विमेन को ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वो करना चाहिए, उन्होंने उनको रिजेक्ट किया, ये आप लिख के आएंगे। लेकिन इन्होंने कोई दूसरा ऑर्डर ज्वाइन नहीं किया कि भाई इस ग्रुप को हम ज्वाइन कर लेते हैं या फिर एक नन बन जाते हैं, नहीं 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 नहीं। इन्होंने इन सारे नॉर्म्स को, इन सारे तरीकों को छोड़ के खुद का एक नया पाथ चूज किया। एंड हेंस शी पोज्ड अ चैलेंज टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स। तो पैट्रियार्कल नॉर्म्स वाला क्वेश्चन आएगा कि कैसे विमेन ने चैलेंज किया, तो दोनों का ही एग्जांपल आप यहां से लिख के आ रहे होंगे। लव यू अजी, लेकिन लाइक कर दो, कमेंट भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैसे हमें अलग अलग भक्ति मूवमेंट्स के बीच में हॉस्टिलिटी देखने को मिलती है, इनके बीच में हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, उसको एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन आपसे अलवास और नयानास का स्टेट के साथ रिलेशन पूछ सकता है। तो जैसे भी क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि चोल रूलर्स का जो कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में बताओ, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहले हम हमारे द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स का एक स्क्रीनशॉट देख लेते हैं और यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि चोल रूलर्स ने किन किन चीजों में पार्टिसिपेट किया, कैसे इन्होंने ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को सपोर्ट किया। तो चोल रूलर्स ने ब्राह्मणिकल भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट किया, पहला पॉइंट आप बना के आएंगे। इन्होंने लैंड ग्रांट्स की, आप लिख के आएंगे। इन्होंने टेंपल कंस्ट्रक्शन में शिव जी के हो चाहे हमारे विष्णु जी के हो, इनको कंट्रीब्यूट किया। तो भक्ति ट्रेडिशन में भी और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में भी अपना कंट्रीब्यूशन चोल रूलर्स दे रहे थे। तो पहला आपने एक फ्लो चार्ट याद रख लिया। इसके बाद आप याद रखेंगे एग्जाम्पल इसी चीज का, चिदम्बरम, थंजावुर, गंगाईकोंड चोलपुरम, क्या फ्लो में बोलता हूं भाई अब मैं। तो इन तीनों जगहों पे जो टेंपल्स कंस्ट्रक्शन हुआ, इन तीनों टेंपल कंस्ट्रक्शन में भी हमारे चोल रूलर्स ने अपना पैट्रोनेज दिया था, विच शोज कि भाई ये लोग काफी ज्यादा अपना पैट्रोनेज कर रहे थे। अगर आपको द ट्विन ब्रोस के मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी, इतने ज्यादा हाई क्वालिटी नोट्स चाहिए तो thetwinbros.in, इधर उधर के नोट्स मत खरीदा करो भाई, समझो इस बात को, नोट्स में कुछ गलत होगा, कुछ मिसिंग होगा, तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। ट्रस्टेड नोट्स ही लेना अगर ले रहे हो तो। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यही चीज वहां पे जो मैंने नोट्स के थ्रू दिखाई वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है और हमारे जो चोल रूलर्स थे उनके बारे में आपको यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्यों, क्या रिलेशन था स्टेट का इन भक्ति उसके साथ। तो स्टेट के रिलेशन में आप ये भी एक्सप्लेन करके आएंगे क्योंकि स्टेट साइड का हमें रिलेशन देखने को मिल रहा है, प्लस इनके रीजन आप मेंशन करके आएंगे कि भाई जो चोल किंग्स थे हमारे, उनको चाहिए था डिवाइन सपोर्ट, उनको चाहिए था कि हम अपनी पावर को दिखा सकें और भी ज्यादा,
लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, तो वो खुद को भगवान से कनेक्ट करने के लिए ऐसे टेम्पल्स वगैरह बनवा रहे होते थे। अल्बाज और नयानाज जो थे उनको विलाल पेजेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से लिख के आना। एंड हेंस इन लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए अगर आपको इनका मिल गया तो इनका भी मिल जाएगा। तो चोला रूलर्स जो थे वो इनको सपोर्ट किया करते थे। जो चोला किंग्स थे हमारे, वो बड़े बड़े स्टैचूज बनवा रहे थे, टेम्पल्स बनवा रहे थे, और इनमें इन्हीं पोएट सेंट्स के स्टैचूज वगैरह भी कई बार लगवा दिए जाते थे। ये जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक्सप्लेन करके आएंगे कि इन्हीं किंग्स ने क्या किया। तमिल शैवा जो हिम्स थे उनको टेम्पल्स में सिंगिंग उनकी चालू करवाई, और अंडर द रॉयल पेट्रोनेज ही इनको कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करके तेवरम नाम का जो बहुत इंपॉर्टेंट नयानार टेक्स्ट है उसको कंपाइल पूरा करवाया गया था। तो अल्वाज का नलायरा दिव्य प्रबंधम हो गया, नयनार्स का तेवरम हो गया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपाइलेशंस हैं। 12th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है एक नया मूवमेंट कर्नाटका रीजन में। तो कहां पे अगर पूछा जाता है एमसीक्यू में याद रखना, कर्नाटका में। इनको और क्या बुलाया जाता है? वीरशैवा बुलाया जाता है या फिर लिंग्यात्स बुलाया जाता है। इनकी प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे ये लोग हैं, क्या ये लोग करते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आता है 8 मार्क के लिए आता है तो आप ये पूरी डिटेल्स लिख के आएंगे। पहले लिखना टाइम पीरियड, फिर लिखना कि किसने स्टार्ट किया इस न्यू मूवमेंट को। कर्नाटका में स्टार्ट किया बासवन्ना ने। बासवन्ना के बारे में इनका टाइम पीरियड लिख के आना, और लिख के आना एमसीक्यू में आ सकता है ये कालाचुरी रूलर के मिनिस्टर थे। इनके फॉलोअर्स को बुलाया जाता है वीर शिवाज एंड हेंस हीरोज ऑफ शिवा, या फिर लिंग्यात्स, वियरर ऑफ द लिंगा। जो लिंग्यात्स होते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी और है आज के रीजन में, आज की डेट में भी इस रीजन में। ये लोग शिव जी की वर्शिपिंग करते थे इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा, मतलब शिवलिंग की वर्शिपिंग ये लोग कर रहे होते थे। एंड इसी पॉइंट के नीचे लिख के आना, ये लोग एक स्मॉल शिवलिंग जो था वो एक लूप में, एक धागे में बांध के अपने लेफ्ट शोल्डर से पहनते हैं। ये आप लिख के आएंगे, सिल्वर केस में उसको रख के धागे में बांध के लेफ्ट शोल्डर से पहनते हैं। ये पॉइंट लिखने के बाद लिखना कि इन कम्युनिटी में, हमारे वीर शैवास की कम्युनिटी में जनगम और वेंडरिंग मॉन्क्स, ये जनगम जो लोग हैं मतलब इनके वेंडरिंग, घूमने फिरने वाले, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने वाले जो मॉन्क्स हैं, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन का ना 3 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है जो पूरा सिर्फ इतनी डिटेल्स के बारे में पूछेगा, और 3 मार्क का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैसे इन लोगों ने ब्राह्मण्स को चैलेंज किया। तो जो नीचे वाली डिटेल्स हैं वो आप लिख के आएंगे। तो अगर सिर्फ 3 मार्क के लिए आया है तो स्टार्टिंग से लिखना, लेकिन 3 मार्क के लिए आया है और पूछ रहा है कि कैसे इन लोगों ने ब्राह्मण्स को चैलेंज किया, तो इनका व्यू पॉइंट लिख के आना कि भाई इनका कहना पहला ये था कि जैसे ही डिवोटी की डेथ होती है वो शिव जी के साथ यूनाइट हो जाता है, इस दुनिया में वापस से नहीं आता है। पहला पॉइंट। ये लोग जो फ्यूनररी राइट्स थे, जैसे कि क्रिमेशन जो हमारे धर्मशास्त्र में मेंशन किया गया है, उसको फॉलो नहीं करते थे, तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, ये लोग बैरी करते थे अपने डेड को, तो जलाते नहीं थे बल्कि दे वुड सेरेमोनियली बैरी द डेड। तो ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन करके आना। एंड हेंस इन्होंने हमारे जो ब्राह्मण्स थे उनको चैलेंज किया। एक और चीज लिख के आना कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को ये लोग सपोर्ट कर रहे होते थे एंड कई तरीके से ब्राह्मण्स को चैलेंज करते थे। तो जब 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ऊपर की पूरी डिटेल्स, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ना कि सब क्वेश्चन भी आ सकता है, तो नीचे उसी के एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा इतने सारे क्वेश्चंस देख के कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। तो लिंग्यास के कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया है, कास्ट सिस्टम को कैसे उन्होंने अपोज किया, सोशल रिलीजियस फील्ड्स में कंट्रीब्यूशंस क्या दिए, ब्राह्मण्स के पोल्यूशन के नोशन को कैसे चैलेंज किया। तो हमने थ्योरी ऑफ रीबर्थ के अगेंस्ट उनकी बात देख ली। हमने देख लिया, एक पॉइंट आप याद रखना कि ये लोग सारे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस थे उनको भी एक्सेप्ट कर रहे थे, तो ये भी एक तरीका था ब्राह्मणिकल ऑर्डर को चैलेंज करने का। लिंग्यास कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को डिसअप्रूव कर रहे थे जो धर्मशास्त्र में प्रमोट की गई थी, जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को ये लोग उसके अगेंस्ट जा रहे थे, रीमैरिज के अगेंस्ट ये लोग रीमैरिज ऑफ विडोज के सपोर्ट में ये लोग बात कर रहे थे कि भाई विडोज की रीमैरिज अलाउड होना चाहिए। ये जो लास्ट पॉइंट है ये आपका किसी भी लिंग्यास, किसी भी वीरशैवास, किसी भी बासवन्ना वाले क्वेश्चन में बन सकता है कि हमें इनके बारे में कैसे पता चलता है। हमें सेइंग्स देखने को मिलती हैं वीरशैवास में, वचन जिनको हम बुलाते हैं, जो कि कन्नड़ में कंपोज किए गए थे विमेन और मैन जो कि इसको ज्वाइन कर रहे थे इस मूवमेंट को, वो इनकी ओपिनियंस वगैरह अपने वचन में लिख रहे थे। अब हम एक अलग ही टॉपिक पे, इस चैप्टर के अलग ही पार्ट में बढ़ रहे हैं, तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला एक
क्वेश्चन है डिफाइन जिम्मी। ये अकेला नहीं आएगा, ये सब क्वेश्चन की तरह आएगा, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ये एमसीक्यू में आएगा, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। और क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि कैसे जो मुगल रूलर्स थे हमारे, वो बोलते हैं कि हम सारी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के रूलर्स थे, एक्सप्लेन करो। तो पहले जिम्मी मतलब क्या है? प्रोटेक्टेड। ये जिम्मा टर्म से आता है जिसका मतलब क्या है? प्रोटेक्शन। जिम्मी प्रोटेक्टेड, जिम्मा प्रोटेक्शन। तो ये वो लोग की कैटेगरी है जो अलग रिवील्ड स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते थे, जैसे कि जूस हो गए, क्रिश्चियंस हो गए। तो ये अलग स्क्रिप्चर्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, ये हमारे बाइबल को फॉलो करते हैं। लेकिन अभी जो रूलर साहब है वो तो मुस्लिम है, तो ये तो मैच नहीं बना। तो इस कैटेगरी को बोल दिया गया कि भैया तुम जिम्मी की कैटेगरी हो, तुम्हें कुछ एक टैक्स देना पड़ेगा और फिर तुम अपनी जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर को फॉलो करना चाहते हो तुम करो, तुम्हें कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम्हें हम परेशान नहीं करेंगे। तो ये कैटेगरी है हमारी जिम्मी की कैटेगरी। टैक्स कौन सा देना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा जिज़्या टैक्स, और जिज़्या टैक्स देने के बाद यू विल गेट द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय द मुस्लिम्स। अब इंडिया में ये जो जिम्मी की कैटेगरी थी ये हिंदूज के ऊपर भी लगा दी गई थी, हिंदूज को भी जिज़्या टैक्स देना पड़ रहा था। अब जो हमारे मुस्लिम रूलर्स का क्वेश्चन आया है ना कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के रूलर थे, तो उसमें पहले इतना एक्सप्लेन करना, फिर लिखना कि अक्सर ये लोग फ्लेक्सिबल पॉलिसीज अडॉप्ट किया करते थे। कई बार ये लोग लैंड एंडाउमेंट मतलब लैंड ग्रांट वगैरह, टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह भी कर दिया करते थे कि भाई चलो तुम एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो, भले ही मुस्लिम नहीं हो, हिंदूज को भी ये लोग लैंड ग्रांट कर देते थे। जैन और बाकी जो हमारे रिलीजियस वो थे ग्रुप्स, उनको भी टैक्स वगैरह माफ कई बार कर देते थे। तो हेंस हिंदू, जैन, ज़ोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन, जूइश, इन सारे इंस्टीट्यूशन में हमें मुस्लिम रूलर्स के लैंड ग्रांट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स की तरफ भी ये जो मुस्लिम रूलर्स थे वो कई बार जेनरस होते थे, कई बार रिस्पेक्टफुल होते थे। तो एग्जांपल्स में लिख के आना, अकबर के, औरंगजेब के, इन दोनों के ही हमें लैंड ग्रांट्स वगैरह, टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह के केसेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा पॉइंट हो गया कि कैसे मुस्लिम रूलर्स एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के रूलर्स थे। अब हम बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि इस्लाम के 5 पिलर्स ऑफ फेथ बताओ। बहुत बार नहीं आया है ये, बट इसके आने के थोड़े चांसेस तो हैं। सबसे पहला, देयर इज वन गॉड अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। तो शहादा, इसको देखो एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। अगर बाय चांस ये भूल जाते हो तो हो सकता है फिर भी मार्क्स मिल जाए, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है कि आप इसको याद कर लें। तो पहला क्या है? शहादा। दूसरा हमें नमाज देखने को मिल जाता है कि आपको 5 बार दिन में नमाज अदा करनी है। ज़कात मतलब आपको अपने अर्निंग का कुछ शेयर डोनेट करना है, आर्म्स देने हैं। फिर है सौम, मतलब आपको रमजान के मंथ के टाइम पे फास्ट करना है। और हज यानी कि आपको मक्का की पिलग्रिमेज करना है। तो ये है हमारे 5 पिलर्स ऑफ फेथ। ऑल दोज हु एक्सेप्टेड इस्लाम, उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ये भी इसी के साथ पूछ ले कि वेरिएशंस के बारे में बताओ। तो आप लिख के आना कि भाई हमें अलग अलग सेक्ट देखने को मिल जाते हैं, सुन्नी सेक्ट, शिया सेक्ट, तो ये एक वेरिएशन है। इसके अलावा हमें ऐसे प्रैक्टिसेस देखने को मिल जाते हैं, मान लेते हैं मैं एक हिंदू था, अब मैं मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, तो मैं अपनी कुछ प्रैक्टिसेस लेके मुस्लिम इस्लाम में लेके आ गया। तो ऐसे कुछ वेरिएशंस थे जो आ जाते थे अलग अलग इन्फ्लुएंस के थ्रू। अब ये थोड़ा सा एग्जाम्पल हो गया, नीचे हम और भी एक इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट का डायरेक्टली कि बताओ कि मॉस्क के थ्रू कैसे हमें अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ यूनिवर्सल, कुछ एकदम वेराई करते हुए। तो इसमें आप क्या लिख के आएंगे? सबसे पहले तो मॉस्क के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो एकदम यूनिवर्सल है, हर मॉस्क में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मक्का। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मिहरब जो कि प्रेयर नीश होता है, जिसकी तरफ देख के प्रेयर होती है, और मीनबार जो कि पल्पिट यानी कि एक प्लेटफॉर्म होता है। इन दोनों की प्लेसमेंट से समझ में आता है कि सारे जो मॉस्क हैं वो मक्का की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। और वेरिएशंस वाला पॉइंट में आप एक्सप्लेन करेंगे कि रूफ हर मॉस्क की अलग अलग होती है, जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है, जो डिजाइन है, वो हर मॉस्क की अलग अलग होती है। तो हमें कुछ यूनिवर्सल फीचर्स देखने को मिले, कुछ वेरिएशंस देखने को मिले। अब हम इनको छोड़ के बढ़ेंगे सूफीज की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा हु आर सूफीज, कौन थे ये सूफीज, कहां से आए थे, क्या बोल रहे थे? तो इनमें आप एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो सूफीज वो हमारे मुस्लिम्स थे जिनका कहना था कि भाई अभी की जो हमारी डेफिनेशन है, कुरान की इंटरप्रिटेशन है, ये बहुत गड़बड़ चल रही है। तो
इसलिए क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सूफीज की कुरान की इंटरप्रिटेशन के बारे में बताओ, कैसे वो पुराने वालों को अपोज कर रहे थे। तो इस्लाम में वो ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल थे सूफीज, जो अब asceticism को सपोर्ट कर रहे थे और मिस्टिसिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि मटीरियलिस्टिक दुनिया नहीं होना चाहिए और हमें मिस्टिसिज्म यानी कि खुद की स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहिए, खुद के एक्सपीरियंसेस से नॉलेज सीख करना चाहिए, रटी रटाई डेफिनेशंस पे नहीं मानना चाहिए। तो दोनों वर्ड आपको याद रखना है, सूफीज एसर्टिसिज्म और मिस्टिसिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, मटीरियलिज्म जो कैलिफेट में बढ़ रहा था उसको चैलेंज कर रहे थे। इनका कहना था जो आपकी डॉगमेटिक डेफिनेशन है, मतलब जो रिजिड डेफिनेशन है, जो थियोलॉजियंस ने, जो स्कॉलर्स ने दे दी है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इनका कहना, अब देखो एक पॉइंट आपको समझ आया, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे। इनका कहना था कि सैल्वेशन सीख करने के लिए हमें इंटेंस डिवोशन करना है और लव ऑफ गॉड रखना है, हमें उनके कमांड्स को मानना है। और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में लिख के आना कि सूफीज मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद was a perfect human being and उनके एग्जाम्पल को हमें फॉलो करना है। तो ये पॉइंट आप लिख के आएंगे। और सूफीज जो थे वो अपना खुद का कुरान का इंटरप्रिटेशन कर रहे थे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे एंड हेंस मिस्टिसिज्म। अब 11th सेंचुरी आते आते सूफीज्म जो था वो बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गया था। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि सूफीज्म कैसे इवॉल्व हुआ, सूफीज्म ने खुद को कैसे खानकाज में और हॉस्पाइसिस में ऑर्गेनाइज किया, इसके बारे में पॉइंट बताइए। तो आप लिख के आएंगे कि सूफीज ने खुद को कम्युनिटीज में ऑर्गेनाइज करना चालू किया, जिसके लिए इन्होंने खानका को बनाना चालू किया। अब खानका का एक मास्टर होता था जिसको हम बुलाते हैं शेख, पीर या फिर मुर्शीद। शेख अरेबिक में, पीर या मुर्शीद पर्शियन में, तीनों टर्म आप याद रखेंगे। अब खानका का जो हेड होता था वो अपने डिसाइपल्स, अपने मुरीद्स को एनरोल करता था और अपना सक्सेसर भी अपॉइंट करता था, अपने खलीफा भी अपॉइंट करता था। स्पिरिचुअल कंडक्ट कैसे होगा किसी खानका के विद इन, इनमेट्स जो रहेंगे, मतलब खानका में रहने वाले सारे जो लोग हैं वो किन रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, अपना कंडक्ट कैसे करेंगे, इन सारे रूल्स को भी कौन ऑर्गेनाइज करता था? हमारा जो स्पिरिचुअल हेड है, हमारा जो मास्टर है वो। तो ये पॉइंट लिखने के बाद लिखना कि सूफी सिलसिला जो थे वो 12th सेंचुरी आते आते बहुत अच्छे से क्रिस्टलाइज होने लग गए थे। क्वेश्चन कई बार यही आ जाता है, सूफी सिलसिला बिगन टू क्रिस्टलाइज टिल द 12th सेंचुरी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले लिख के आना सिलसिला का मतलब क्या है। सिलसिला मतलब एक चेन मतलब कि एक लिंक है जो चली आ रही है डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट मोहम्मद से, कि प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनकी जो लर्निंग्स थी वो पास ऑन हुई लोगों में, उनके सक्सेसर्स, उनके सक्सेसर्स से उनके सक्सेसर्स, और ये जो स्पिरिचुअल चेन है वो डायरेक्टली चली आ रही है और इस तरीके से जो पावर्स हैं, जो लर्निंग्स है वो पास ऑन होती आ रही है जनरेशन टू जनरेशन। एंड ऐसे बहुत सारे सिलसिला, मतलब एक चेन है, एक और चेन है, एक और चेन है, ऐसे बहुत सारे चेन्स चली आ रही हैं और आज के टाइम पीरियड में क्रिस्टलाइज हो चुकी हैं, काफी स्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन लिख के कैसे आओगे? लिख के आना, सिलसिला का मीनिंग लिख देना और लिख देना कि एक कंटिन्यूअस चेन है मास्टर और डिसाइपल तक जो स्ट्रेच हो रही है। देयर इज अ अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेन्युइनोलॉजी टू द प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब कि सीधे प्रॉफिट मोहम्मद से लिंक बनी हुई है। तो ये दो पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद लिखना कि इसके थ्रू स्पिरिचुअल पावर और ब्लेसिंग्स जो है वो मास्टर टू डिसाइपल ट्रांसमिट होती हैं। फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो इनिशिएशन के प्रोसेस को बताता है कि किसी को एनरोल करना होता था तो उसके लिए क्या स्टेप्स होते थे जो लिए जाते थे। तो आप याद रखेंगे जितने भी इनिशिएट्स होते थे, जो जॉइनीज होते थे, वो ओथ ऑफ एलिजियंस लेते थे कि भाई हम लॉयल रहेंगे, गारमेंट, पैच्ड गारमेंट पहनते थे और शेव अपना हेड को किया करते थे। अब क्वेश्चन डायरेक्टली खानका के बारे में भी तो पूछ सकता है ना कि खानका क्या होता है, या फिर शेख निजामुद्दीन के खानका के बारे में बताओ, चिश्ती खानका कैसे चला करते थे उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे खानका और उसके और उसके पूरी एक्टिविटीज के बारे में। इसका 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। तो खानका सोशल लाइफ के सेंटर की तरह इमर्ज हो गए थे। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं शेख निजामुद्दीन के खानका की, तो क्वेश्चन डायरेक्टली शेख निजामुद्दीन के बारे में ही आ जाता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है तो ऊपर वाली डिटेल, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है निजामुद्दीन जी के बारे में तो इनकी डिटेल आप लिखेंगे। तो 14th सेंचुरी टाइम पीरियड लिखना, रिवर यमुना के बैंक्स, ग्यासपुर ऑन द सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में लिख देना कि भाई यहाँ पे ये था।
और लिखना कि इसमें सेवरल स्मॉल रूम्स थे, एक बड़ा हॉल था जहां पे सारे इनमेट्स और जितने भी लोग थे वो रहते थे और प्रेयर्स वगैरह करते थे। तो शेख थे वो रूफ में एक स्मॉल रूम में रहा करते थे, उनके अटेंडेंट्स और डिसाइपल्स भी थे। शेख से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते थे। वेरांडा था सराउंडेड बाय एक कोर्टयार्ड था, बीच में आजू बाजू वेरांडा था एंड एक बाउंड्री वॉल थी। यहाँ पे एक ओपन किचन लंगर चलता था, रन ऑन फुतू, मतलब क्या कि मांगते नहीं थे किसी का पैसा, लेकिन जो पैसा वैसा आता रहता था उसके थ्रू ये लोग अपना लंगर जो था वो चलाया करते थे, अपना फुतू के थ्रू ये लोग लंगर चलाते थे। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब हर सोशल बैकग्राउंड से लोग जो थे वो हमारे शेख से मिलने के लिए आते थे। क्यों आते थे और कौन कौन आते थे? तो सोल्जर्स हो, चाहे स्लेव्स हो, चाहे सिंगर्स, मर्चेंट्स, पोएट्स, ट्रेवलर्स, हिंदूस, रिच एंड पुअर, सारे लोग आया करते थे। क्यों? कि भाई हमें डिसाइपलशिप सीख करनी है, आपका डिसाइपल बनना है, या फिर आप कुछ ताबीज वगैरह दे दो, एमुलेट्स दे दो हीलिंग के लिए, या फिर आपका इंटरसेशन हमें चाहिए कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप कुछ अपनी टिप्पणी दे दो। तो ये पूरा आंसर है जो आप लिख के आएंगे इनके बारे में। और ये जो लास्ट डिटेल्स है इनको भी याद कर लो। आमिर हसन सिद्दी और आमिर खुसराओ जैसे बड़े बड़े नाम जो थे, जियाउद्दीन बरानी जैसे बड़े नाम जो थे, ऐसे फेमस लोग भी कई बार इनसे मिलने के लिए आया करते थे। तो ये कुछ फेमस लोगों के नाम हैं जो आपको याद रखना है। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, हो सकता है आंसर में आपको लिखने के काम आए। शेख के सामने कुछ प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे कि अब हो सकता है क्वेश्चन यही आ जाए ना कि कैसे कुछ प्रैक्टिसेस जो थी इन्होंने अडॉप्ट कर ली थी। तो आप याद रखेंगे कि बोइंग डाउन बिफोर द शेख, पहली विजिटर्स को वाटर ऑफर करना, इनिशिएट्स के हेड को शेव करना, योगिक एक्सरसाइजेस वगैरह करना, ये सारी वो प्रैक्टिसेस थी जो इन चिश्तीज ने, इन सूफीज ने हमारे इंडिया से अडॉप्ट कर ली थी। हमारे इंडिया में पहले से चल रही थी, इन्होंने भी इसको आके अडॉप्ट कर लिया था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बहुत सारे लोग जो थे वो शेख्स की दरगाह वगैरह पे जाया करते थे। अब ये एक सब क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही अटैच्ड आ जाए। तो आप यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो याद रखेंगे। जब शेख की डेथ होती थी तो उनकी जो दरगाह थी वो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती थी पिलग्रिमेज करने के लिए। हो सकता है क्वेश्चन यही पूछे कि पिलग्रिमेज की इंपॉर्टेंस को बताओ, कैसे हमें समझ में आती है इसकी इंपॉर्टेंस। तो पहला पॉइंट आप लिख के आ जाना और लिखना कि जो ज़ियारत मतलब होता है पिलग्रिमेज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पिलग्रिमेज का दूसरा टर्म एमसीक्यू में आ सकता है। तो जो ज़ियारत थी वो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस बन जाती थी, एंड स्पेशली डेथ एनिवर्सरी या फिर उर्स यानी कि मैरिज। तो बेसिकली यहाँ पे ये माना जा रहा है कि डेथ के बाद जो हमारे शेख हैं वो अल्लाह के और भी ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं, एंड हेंस उर्स में उनकी अल्लाह के साथ यूनियन जब हुई है, उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसमें बहुत सारे लोग जियारत करते हैं उनकी पिलग्रिमेज की। तो ये पॉइंट लिखने के बाद लिख देना कि अब वो अल्लाह से और भी ज्यादा क्लोज हो गए हैं, एंड हेंस अब मटेरियल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स वो और भी ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप उनकी ग्रेव को अगर हम विजिट करते हैं, उनकी टूम शाइन को अगर हम विजिट करते हैं, तो हमें भी वो बेनिफिट्स हो सकते हैं। यहां से बेशरिया और बाशरिया दो टर्म है, उनका मीनिंग याद रख लो और एक पॉइंट को समझ लो। हमारे जो सूफीज थे उन्होंने क्या किया, इस्लाम में से एक सब ग्रुप बना लिया। अब सूफीज में से भी हमें सब ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। सब ग्रुप बोलना भी थोड़ा गड़बड़ है, आप बोल सकते हैं एक साइड ग्रुप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने एकदम रेडिकल सूफिज्म से भी बोल दिया कि हम नहीं, एक एक्सट्रीम पाथ को हम अडॉप्ट करेंगे। तो इन्होंने बोला कि हम खानका को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हम मेंडिकेंसी सपोर्ट करेंगे कि भाई एकदम ही सब कुछ छोड़ के अलग हो जाएंगे, और सेलिबसी, कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखेंगे, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे। तो इन्होंने एक अलग अपना एक रेडिकल अप्रोच वाला ग्रुप बनाया एंड एक एक्सट्रीम पाथ ऑफ असेटिसिज्म को फॉलो करना चालू किया। और ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। कलंदाज, मदारी, मलंग, हैदरी, इन लोगों के लिए हमें टर्म्स देखने को मिल जाते हैं। अब दो मैंने बताया ना, बेशरिया बाशरिया, तो वो लोग जो शरिया को, जो इस्लामिक रिलीजियस लॉ है उसको डिफाई कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग हैं हमारे बेशरिया। और बाशरिया जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सब क्वेश्चन की तरह आ जाता है। जियारत की प्रैक्टिस, जियारत मतलब पिलग्रिमेज करना। जियारत सूफिज्म में बहुत इंपॉर्टेंस है, बरकत सीख, ग्रेस सीख करने के लिए। अब अलग अलग क्लास, क्रीड, सोशल बैकग्राउंड के जो लोग थे, वो 5 इंपॉर्टेंट चिश्ती सेंट्स जो हमारे थे, चिश्ती के याद रखना 5 बहुत इंपॉर्टेंट, एक बॉक्स है एनसीईआरटी में, रटने की पूरी जरूरत नहीं है, बट ये लाइन याद रखना कि जो हमारे इंपॉर्टेंट चिश्ती सेंट्स थे उनकी तरफ डिवोटेड थे। एंड इनमें से ख्वाजा मोइनुद्दीन जो थे, इनकी जो श्राइन थी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। तो बहुत सारे लोग इनकी श्राइन में ज़ियारत वगैरह कर रहे थे, एंड इनको गरीब नवाज भी बुलाया जाता है। एमसीक्यू में ये आ जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं,
गरीब नवाज से बिल्कुल रट्टा मार लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज मीनिंग कंफर्टर ऑफ द पुअर। अब जियारत का क्वेश्चन चल रहा है ना, तो पहले तो इन लोगों की जियारत भी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, इनके जो हमारे जो सारे चिश्ती सेंट्स थे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, और जियारत में म्यूजिक और डांस का भी यूजेज होने लग जा रहा था। ये आप लिख के आएंगे। म्यूजिशियंस कव्वाल्स को हायर किया जा रहा था डिवाइन एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए, डिवाइन एक्सटेसी को जनरेट करने के लिए। एंड यहां से 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि सूफीज में गॉड को रिमेंबर करने के लिए जिक्र और समा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। जिक्र मतलब डिवाइन नेम चांट करना, रिपीट करना, और समा मतलब लिटरल मीनिंग है ऑडिशन। समा में बेसिकली बहुत सारे चांट्स वगैरह को, मिस्टिकल म्यूजिक वगैरह जो हमारा है उसको गाया जा रहा है, सारे लोग मिलके सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग गा रहे हैं, तो ये है हमारी समा की प्रैक्टिस। तो जिक्र और समा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हो गई थी सूफीज में और गॉड को रिमेंबर करने के लिए। ये वाला जो आंसर है कि कैसे कुछ रूलर्स वगैरह थे वो भी इन दरगाह को विजिट करते थे, इसका आंसर आप भेजेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एंड मैं उसको चेक करूंगा। तो इसका आंसर लिखेंगे आप द ट्विन ब्रोज ह्यूमैनिटीज, टेलीग्राम पे सर्च करना, हमारा ह्यूमैनिटीज की बिगेस्ट कम्युनिटी जो है वो आपको मिल जाएगी एंड वहां पे आप अपना आंसर भेजेंगे हिस्ट्री वाले ग्रुप में, मैं उसको चेक करूंगा या फिर कोई और जो होगा वो चेक कर देगा। तो ये आपका होमवर्क है आज की वीडियो का। इंट्रोडक्शन बस आपको दिख रहा है, आंसर पूरा आप लिखेंगे। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सूफीज और स्टेट का रिलेशन। तो 2 एस्पेक्ट्स में पार्ट डिवाइडेड है। पहले तो हमें क्या देखने को मिलता है, सूफीज को ग्रांट वगैरह ये लोग किया करते थे, तो जो सुल्तान थे वो चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर टैक्स फ्री लैंड जो था वो इनको डोनेट कर दिया करते थे, जिसको चिश्तीज एक्सेप्ट कर लेते थे। डोनेशंस वो लोग कैश और काइंड दोनों में ही एक्सेप्ट करते थे, तो ये आप लिख के आना। लेकिन ऑब्वियसली जो चिश्तीज थे वो ऑस्टेरिटीज में बिलीफ रखते थे, तो अक्यूमुलेट नहीं करते थे कि वही पैसा आया अक्यूमुलेट करना चालू कर दिया, नहीं, जो पैसा था उसको लिविंग क्वार्टर्स में लगा देते थे या फिर ऑडिशन करने में, समा वगैरह करने में, जो जियारत की प्रैक्टिसेस है, इन सारी चीजों में वो अपना पैसा लगाया करते थे। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा हमारे जो शेख थे उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2-3 रीजन हो गए ना शेख की पॉपुलैरिटी क्यों ग्रो कर रही है। पहली बात तो उनकी पिएटी हो गई, उनकी जो डिवोशन है, उनकी स्कॉलरशिप हो गई, फिर उनकी ऑस्टेरिटी वाले फीचर्स की वो लोग पैसे को एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं। राजा लोग इतना पैसा उनको देना चाह रहे हैं लेकिन वो लेते भी नहीं थे कि भाई हमें कोई जरूरत नहीं है, जो नीड्स है उनमें हम अपना पैसा लगा दिया करते थे। तो ये सारे रीजंस थे, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ भी रही थी। एक सब क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन पहला पॉइंट क्या था हमारे रिलेशन वाला, कि को राजा लोग पैसे वगैरह दे रहे हैं, ग्रांट वगैरह कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि जो किंग्स थे सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको डोनेट करना चाहते थे, उसके बदले में वो लोग कई बार लेजिटिमेशन सीख करना चाहते थे, इसलिए वो लोग डोनेशंस वगैरह कर रहे थे। किंग ने देखा कि भाई ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, इनको अगर हम सपोर्ट करेंगे तो जनता का जो सपोर्ट है वो हमें मिलेगा, लेजिटिमेशन हमें मिल जाएगा। तो अपनी अथॉरिटी के लिए भी किंग्स कई बार इन लोग को सपोर्ट कर देते थे। कई किंग्स को ये भी लग रहा होता था कि जो औलिया है, जो हमारे पावरफुल शेख हैं, बेसिकली फ्रेंड ऑफ गॉड औलिया हमारे, तो कुछ किंग्स का मानना था कि जो औलिया हैं वो भगवान से, अल्लाह से कनेक्ट होके बरकत परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए भी बहुत सारे जो किंग्स थे वो अपनी जो ग्रेव है वो इन सूफी सेंट्स के जो टूम शाइन है उसके आसपास ही बनवाना चाहते थे। तो ये पॉइंट भी आप लिख के आएंगे। एंड अब हम देख लेते कुछ ऐसे पॉइंट्स जो दिखाते हैं कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस भी थे। तो ऊपर हमने किंग्स और सुल्तान्स के एक अच्छे रिलेशन देख लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों ही लोग अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना चाहते थे। दोनों ही चाहेंगे ना कि एक किंग आ रहा है, एक सुल्तान आ रहा है, सॉरी शेख आ रहा है, एक सुल्तान आ रहा है, तो दोनों ही चाहेंगे कि हमारे सामने बो डाउन किया जाए, तो दोनों ही चाहेंगे कि हमारा फीट किसिंग की जाए। तो कौन किसकी करेगा, तो ऐसा कई बार हमें एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो देखने को मिल जाता है। जो शेख है कई बार वो बहुत हाई साउंडिंग टाइटल्स खुद के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया का टाइटल हमें देखने को मिलता है सुल्तान उल मशेक, मतलब सुल्तान अमंग्स शेख। तो ऐसे कुछ टाइटल हैं जो थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप याद रखेंगे, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब हम फाइनली हमारे 3 इंपॉर्टेंट नेम्स के ऊपर बढ़ रहे हैं, कबीर जी, हमारे नानक जी और हमारी मीराबाई जी। तो कबीर बीजा
और कभी ग्रंथावली आर टू डिस्टिंक्ट येट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कबीर जी के बारे में पूछा जा सकता है कि कैसे उनके जो आइडियाज थे उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। डायरेक्टली कबीर जी का कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये डिटेल तो आपको याद रखनी ही है कि जो कबीर जी हैं उनका टाइम पीरियड क्या है। उसके बाद आप लिख के आएंगे कि कबीर जी के बारे में हमें हैजियोग्राफीज के थ्रू पता चलता है और बहुत सारे हमें कॉम्पोजिशंस मिलते हैं जो बोला जाता है कि उन्होंने लिखे थे। तो अब उन्हीं कॉम्पोजिशंस की बात कर लेते हैं कि उनको प्रिजर्व कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे 2-3 हेडिंग याद रख लो। कबीर बीजक, कबीर पंथ जो ग्रुप है वो अपना कबीर बीजक को प्रिजर्व करके रखता है। ये एक टेक्स्ट है जिसमें हमें कबीर जी के बहुत सारे लर्निंग्स के बारे में पता चल रहा होता है। तो कबीर पंथ जो है वो वाराणसी और उत्तर प्रदेश के बाकी रीजन्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है। कबीर ग्रंथावली जो है उसको कौन प्रिजर्व करके रखता है? दादू पंथ, ये राजस्थान का ग्रुप है। और आदि ग्रंथ साहिब जो है वो हमारा सिख इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है जिसमें भी हमें कबीर जी के मैसेजेस देखने को मिल जाते हैं, उनके वर्सेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये अलग अलग ट्रेडिशंस हैं जिनमें हमें कबीर जी के मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं। इट शोज कि कबीर जी के जो मैसेजेस थे, जो उनके वर्सेस थे, जो उनके आइडियाज थे, वो अलग अलग ट्रेडिशंस में प्रिजर्व हो रहे हैं। और ऐसा थोड़ी ना है कि भाई एकदम अलग अलग ही है। कबीर जी के ही वर्सेस हमें तीनों में देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग ट्रेडिशंस हैं लेकिन ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस है क्योंकि कबीर जी के ही आइडियाज हमें तीनों में देखने को मिल जाते हैं। तो कहाँ कहाँ प्रिजर्व हो रहे हैं? कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब, तीनों में हमें कबीर जी के वर्सेस देखने को मिल जाते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट कंपाइलेशंस हैं जो कबीर जी की डेथ के कई सालों बाद लिखे गए थे। हमें बहुत सारे एंथोलॉजीज देखने को मिल जाते हैं। एंथोलॉजीज का मतलब अगेन हम कलेक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें हमें कबीर जी के वर्सेस देखने को मिलते हैं जो बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे रीजन्स में भी पॉपुलराइज हो रहे थे। अब हम कबीर जी के, ये तो ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कबीर जी के राइटिंग से कैरेक्टराइजेशंस के बारे में बात करता है। वो पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि कबीर जी की राइटिंग्स में हमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो याद रखना अलग अलग लैंग्वेजेस और डायलेक्ट में कबीर जी लिख रहे थे। निर्गुण पोएट्स की लैंग्वेज संत भाषा में भी वो लिखते थे। उलट बांसी में वो लिख रहे थे यानी कि अपसाइड डाउन सेइंग्स में वो अपने टेक्स्ट को लिख रहे थे। अल्टीमेट रियलिटी को दिखाने के लिए हो सकता है क्वेश्चन बने कि कबीर जी के जो राइटिंग्स हैं उनसे हमें समझ में आता है कि अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्रेस करना इजी नहीं था। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, तो ये पूरा पैराग्राफ आप एक्सप्लेन करेंगे। इतने अलग अलग तरीके से इसलिए ही कर रहे थे क्योंकि इट वाज नॉट इजी। तो हमें इन्वर्टेड स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि लोटस दैट ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, फायर रेजिंग इन द ओशन। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो दिखाते हैं कबीर जी के जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस थे, उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी उसमें बहुत सारी हमें वेराइड एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं जो शायद एक्सप्लेन करना इजी नहीं था, इसलिए इस तरीके से वो करने की कोशिश कर रहे थे। अब कबीर जी की टीचिंग्स के बारे में बात हो या फिर कबीर जी के ओपिनियंस के बारे में बात हो तो आप कैसे कैसे उसको एक्सप्लेन करके आ रहे होंगे। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कबीर जी कैसे अलग अलग ट्रेडिशंस को यूज करके अपने वर्सेस में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो अलग अलग ट्रेडिशंस की जब बात आएगी, कैसे कबीर जी अलग अलग ट्रेडिशंस के वर्ड्स को यूज करते थे, तो आप लिखेंगे कि कबीर जी जैसे कि हमारे इस्लाम से अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर जैसे वर्ड्स यूज करते हैं, ये याद रखना। वेदांतिक ट्रेडिशन से अलग निराकर, ब्राह्मण, आत्मन जैसे टर्म्स यूज करते हैं। शब्द और शून्य जैसे टर्म वो लेते हैं योगिक ट्रेडिशन से। तो ये सारे अलग अलग ट्रेडिशंस थे जिनके टर्म्स कबीर जी अपने वर्सेस में यूज करते हैं, विच शोज की कई बार बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज और बहुत अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस के ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स भी वो अपने वर्सेस में यूज कर लेते हैं जो भी उनको सही लगता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे वो इस्लाम के मोनोथेइज्म का यूज करते हैं कि भाई एक ही हमारा भगवान होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकते, ये कबीर जी बोलते हैं। तो ये इस्लाम के मोनोथेइज्म को सपोर्ट करता है। आइकोनोक्लाज्म मतलब आइडल वर्शिपिंग के अगेंस्ट वो बात करते हैं। तो एक तरफ वो इस्लामिक आइडियाज को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वो जिक्र और इश्क जो हमारे सूफी कॉन्सेप्ट है इनको सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हिंदू प्रैक्टिसेस के सपोर्ट में है। तो एक तरफ हिंदू पॉलिथेइज्म और आइडल वर्शिपिंग के अगेंस्ट उन्होंने बात करी लेकिन दूसरी तरफ हिंदू प्रैक्टिस जैसे कि नाम सिमरन हो गया इसके सपोर्ट में उन्होंने बात करी। तो इट शोज कि कई बार
कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हमें इनके वर्सेस के थ्रू समझ में आते हैं कि हो सकता है कभी किसी ग्रुप को सपोर्ट कर दिया, कभी उसको अपोज में बात कर दी, क्योंकि वो किसी एक आइडेंटिटी में बिलीव नहीं रखते थे। जो भी उनको सही लग रहा होता था उसकी वो बात कर रहे होते थे, चाहे वो आपके सपोर्ट में हो चाहे वो आपके अगेंस्ट में हो। तो ये पूरा आप एक्सप्लेन करके आएंगे। अब हम बढ़ते हैं गुरु नानक जी के क्वेश्चन के बारे में। गुरु नानक जी का कोई भी क्वेश्चन आए, हो सकता है वो डायरेक्टली पूछ ले एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ गुरु नानक, एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ गुरु नानक, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप लिख के आएंगे। पहले उनका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे, वो हिंदू मर्चेंट फैमिली में उनका बर्थ हुआ, कहां पे हुआ, नानकाना साहेब नाम के विलेज में, नियर द रिवर रावी, मुस्लिम पंजाब। एक हिंदू फैमिली में बर्थ हुआ लेकिन मुस्लिम रीजन में बर्थ उनका हुआ। वो एक अकाउंटेंट की उन्होंने पढ़ाई करी, पर्शियन उन्होंने सीखी और काफी यंग एज में ही, यंग की स्पेलिंग काफी यंग एज में ही उनकी शादी करा दी गई थी। लेकिन उन्होंने ज्यादातर जो अपना टाइम था वो सूफीज और भक्तास जो स्कॉलर्स थे उनके साथ स्पेंड किया। एंड उन्होंने किस चीज को सपोर्ट किया, उन्होंने हिम्स और टीचिंग्स में हमें पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति को सपोर्ट किया। अब गुरु नानक जी का जो मैसेज था वो उनके हमें खुद के जो हिम्स थे उनके उसके थ्रू पता चल रहा होता है। उन्होंने जितनी भी एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस थी, चाहे वो रिचुअल बाथ्स हो, सेक्रीफाइसेस हो, जितनी भी एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस थी उनको रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला हिंदूज और मुस्लिम्स की जो प्रैक्टिसेस है ये गड़बड़ है। उन्होंने बोला रब के बारे में, उन्होंने बोला जो एब्सोल्यूट है उसका कोई भी जेंडर कोई भी फॉर्म नहीं है। एंड हेंस ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ निर्गुण भक्ति। इन्होंने बोला कि डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए हमें डिवाइन नेम को बार बार रिपीट करना है एंड उसको चांट करना है। तो ये उन्होंने अपना रिमेम्बरेंस का तरीका बताया डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए। यहाँ पे याद रखना कि इनके जो हिम्स है उनको हम बुलाते हैं शब्द, जो कि पंजाबी में थे। इससे हमें उनके मैसेजेस के बारे में पता चलता है। गुरु नानक जी जो थे वो अपने कॉम्पोजिशंस को गाते थे और उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइपल मर्दाना, वो रबब को एक इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाया करते थे। हो सकता है क्वेश्चन गुरु नानक जी की कम्युनिटी के बारे में पूछे तो आप याद रखेंगे इन्होंने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन कर लिया था कांग्रीगेशनल वर्शिप के लिए कि सारे लोग आके साथ में वर्शिप कर सके। एंड हेंस उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई थी। अंगद जो कि उनके सक्सेसर थे, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि उनके सक्सेसर कौन थे, तो वो अंगद जी थे। एंड ये नेक्स्ट गुरु बने यानी कि नेक्स्ट प्रिसेप्टर बने। और ये जो नया गुरु बनाने की जो प्रैक्टिस है वो अगले 200 साल तक चलती रही। हमें 10 गुरुज देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखेंगे। बाबा गुरु नानक जी जो थे वो एक नया रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन धीरे से इनके जो फॉलोअर्स थे वो एक अलग रिलीजन को उन्होंने फॉर्म कर लिया। तो ये पॉइंट आप लास्ट में लिख के आ सकते हैं। अब हो सकता है क्वेश्चन आपसे आदि ग्रंथ साहिब या फिर गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में डिटेल पूछे, तो आपको क्या याद रखना है, डिफरेंस समझ लो, पूरी डिटेल्स को याद यहां से कर लेना है आपको। जो आदि ग्रंथ साहिब है उसको किसने कंपाइल किया है, गुरु अर्जन ने। पहली इंपॉर्टेंट डिटेल, ये कौन है गुरु अर्जन, 5th प्रिसेप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे कि गुरु नानक जी के जितने भी हिम्स थे और उनके 4 सक्सेसर यानी कि फर्स्ट 5 हमारे जो गुरुज हैं, 5th यही थे जिन्होंने कंपाइल किया था। तो इन सारे लोगों के जो हिम्स थे उनको कंपाइल इन्होंने किया। प्लस बाबा फरीद हो गए, रविदास हो गए, कबीर जी हो गए, इन सारे पोएट्स की भी जो हमारे कॉम्पोजिशंस थी इनको कंपाइल किया इन्होंने, जिसका नाम पड़ा आदि ग्रंथ साहिब। तो गुरु अर्जन की आदि ग्रंथ साहिब हो गई। इसमें जितने भी हिम्स हमें देखने को मिलते हैं उसको हम बुलाते हैं गुरबाणी, जो कि हमें बेसिकली अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाती है, क्योंकि अलग अलग लोगों की भी हमें हिम्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये है हमारा आदि ग्रंथ का डिस्क्रिप्शन पूरा। फिर गुरु गोविंद सिंह जी जो कि 10th प्रिसेप्टर थे, इन्होंने क्या किया, 9th प्रिसेप्टर गुरु तेग बहादुर के जो हिम्स थे उनको भी आदि ग्रंथ साहिब में ऐड कर दिया। उसके बाद इसको हम बुलाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। अब गुरु गोविंद सिंह का खुद का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले ये पॉइंट आप बनाएंगे और फिर पॉइंट आप बनाएंगे कि इन्होंने फाउंडेशन रखी खालसा पंथ की, जो कि है आर्मी ऑफ द प्योर, जिसके हमें 5 सिंबल देखने को मिलते हैं, अनकट हेयर, डैगर, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, कुम और स्टील बैंगल। तो ये पूरा पॉइंट आप बना के आएंगे। और अंडर हिम गुरु गोविंद सिंह के अंडर में हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो ग्रुप था वो एज सोशो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका था। लास्ट क्वेश्चन हमारा मीराबाई जी का। अब देखो मीराबाई जी का कैसा भी क्वेश्चन आए, आपने पूरी 12 चैप्टर्स में हमारे मीराबाई के बारे में सिर्फ यहीं पे डिटेल्स पढ़ी है, तो कुछ भी क्वेश्चन आए कैसे भी वर्ड्स में, आपको मैं बता रहा हूं पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सीधे आपको मीराबाई जी दिख गई तो आपको यहीं से डिटेल्स लिखनी है। लेकिन पढ़ने की जरूरत इसलिए है कि कितनी लिखनी है, 3 मार्क के लिए आया है कि 8 मार्क के लिए आया है। अगर 8 मार्क के लिए आया है तो सच में
पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा आप लिख के आ जाएंगे। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपको क्या क्या लिख के आने की जरूरत है। मीराबाई जी का टाइम पीरियड लिख के आना, वन ऑफ द बेस्ट विमेन एग्जांपल्स है हमारे भक्ति ट्रेडिशंस की। इनकी बायोग्राफीज हमने कहां से रिकंस्ट्रक्ट करी है, जो भजन बताए जाते हैं कि ये इन्होंने कंपोज किए थे, तो उसके थ्रू हमें इनके बारे में पता चलता है। ये एक राजपूत प्रिंसेस थी मारवाड़ की। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ही मार्क हो गया, लेकिन इसका जब 8 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप एक भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पीछे वाले, चाहे कबीर जी देख लिए चाहे नानक जी देख लिए, उनके बड़े बड़े पैराग्राफ्स थे, तो एक आध थोड़ा बहुत स्किप हो जाता है तो चल जाता है। यहाँ पे है ही नहीं उतने पॉइंट, सारे लिखोगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे वरना कट जाएंगे। तो वो राजपूत प्रिंसेस थी मेहता मारवाड़ की, जिनकी शादी हो गई अगेंस्ट हर विल, सिसोदिया क्लैन में अगेंस्ट हर विल हुई थी ये शादी। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को डिफाई कर दिया। इन्होंने बोला कि हम वाइफ के ट्रेडिशनल रोल में, मदर के ट्रेडिशनल रोल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि खुद को एज लवर ऑफ कृष्णा देखती थी वो, शायद इस शादी को, शायद क्या पक्का इस शादी को नहीं करना चाहती थी। उनके इन लॉज ने उनको पॉइजन करने की कोशिश करी, लेकिन वो किस्मत से वहां से भाग निकली। एंड उन्होंने अपने कॉम्पोजिशंस वगैरह की अपने डिवोशन, अपने लव को कृष्णा जी की तरफ दिखाने के लिए। एंड याद रखना एक इंपॉर्टेंट डिटेल है, एमसीक्यू में भी आती है, मीराबाई जी के जो प्रिसेप्टर हैं, उनके जो गुरु हैं, वो बताए जाते हैं रायदास, वही रविदास जो हमने अभी पीछे देखे थे। इनके कॉम्पोजिशंस हमें हमारे आदि ग्रंथ साहिब में देखने को मिल जाते हैं। तो रविदास जो कि एक लेदर वर्कर थे, वो उनके प्रिसेप्टर हैं। इन्होंने बेसिकली कास्ट सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया। एक प्रिंसेस है जिसका गुरु कौन है? एक लेदर वर्कर। इट शोज कि कास्ट सोसाइटी के नॉर्म्स को भी नहीं मान रही थी। अपना पैलेस छोड़ने के बाद बोला जाता है तो एक विडोवर के जो रोब्स होते हैं, व्हाइट रोब्स, वो उन्होंने पहने होंगे, या फिर एक सेफरन रॉब को उन्होंने धारण किया होगा जो एक रेनाउंसर के कपड़े होते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि उन्होंने अपने कॉम्पोजिशंस वगैरह किए और इनके भजन्स वगैरह थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज भी है आज की डेट में। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी फॉलोइंग डेवलप नहीं करी अपने टाइम पीरियड में, तो जैसे हमें नानक जी के देखने को मिला वैसे इनकी फॉलोइंग उस टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन आज की डेट में भी बहुत सारे लो कास्ट के जो लोग हैं गुजरात में, राजस्थान में, वो इनके भजन्स वगैरह को गाया करते हैं। इसी के साथ हमारा फसना पक्का है खत्म होता है। अब आप जाएंगे चैप्टर 7 के फसना पक्का है में, हम फटाक से वहां पे मिलते हैं। बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि अच्छी वीडियो है। कमेंट कर दें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको अच्छी वीडियो लग रही है। और लव यू तो है ही जी। बाय बाय। ऑल्सो चैनल को शेयर करना मत भूलना यार। बाय बाय।